हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल H1 स्टडी में। आज के हम ये जो वीडियो है उसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट 20 क्वेश्चन। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा तो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो बिना देर के चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। ब्लैंक स्पेस एक परिभाषा है जो वेबसाइट से अवैध रूप से मूवी डाउनलोड करने के लिए दिया जाता है। अब बेसिकली इसके बारे में ज़्यादातर लोग तो जानते हैं, ये बहुत ज़्यादा भी हाल कुछ टाइम पहले प्रचलन में भी था। जैसे कि अगर हम पहला ऑप्शन देखें तो पैरिटी है, दूसरा प्लगियरिज्म है, तीसरा पायरेसी है और चौथा प्राइवेसी है। अब होता क्या है कि बहुत सारी मूवी जो होती है वो सिनेमा घर में डायरेक्ट लगती है, तो हम सभी को वहीं जाकर देखने की सलाह देते हैं। लेकिन होता क्या है, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट है जो इल्लीगल तरीके से या अवैध तरीके से उन्हीं मूवीज़ की कॉपी बनाकर अपनी वेबसाइट पर डाल देती है। वहाँ से जो लोग कॉपी करते हैं तो ये कहलाती है आपकी पायरेसी, या डाउनलोड कर लेते तो पायरेसी कहलाती है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही रहेगा इस क्वेश्चन के लिए तो वो है ऑप्शन सी, यानी पायरेसी। चेक करते हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर सी रहेगा। दूसरा क्वेश्चन देखें। जानकारी की सामग्री किस में जमा हो जाती है। यहाँ पर बेसिकली बात की जा रही है कंप्यूटर के अंदर जो हम जानकारी स्टोर करते हैं वो कहाँ पर स्टोर होती है, कहाँ जमा होती है। तो मेमोरी डेटा रजिस्टर में, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में, या मेमोरी अर्थमेटिक रजिस्टर में, या मेमोरी एक्सेस रजिस्टर में। चार ऑप्शन है आपके पास। अच्छा, बेसिकली एक बात बताएं आप, अगर जानकारी को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाए तो क्या निकलेगा आपका, इन्फॉर्मेशन या डेटा। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर पहला ऑप्शन ही सीधा सीधा आंसर निकल रहा है हम लोगों के लिए, मेमोरी डेटा रजिस्टर। फिर मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में क्या जाता है, जो सीपीयू आपका जिस भी डेटा को कहीं से लेकर आता है या कहीं लेकर जाता है तो उसका एड्रेस जहाँ स्टोर होता है वो वाला होता है आपका मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। अच्छा, यहाँ पर बात निकल कर आई है तो मेमोरी और रजिस्टर की बात कर लेते हैं। मेमोरी जो होती है वो सीपीयू के काम में आने वाले डेटा को तथा प्रोग्राम के जो इंस्ट्रक्शन होते हैं उन दोनों को स्टोर करती है। यानी अगर आपके पास डेटा है और प्रोग्राम के अंदर जैसे इंस्ट्रक्शन है कि डेटा के साथ भाई प्लस करना है, जोड़ करना है, हमें एडिशन करना है, तो हम किसको काम में लेंगे, मेमोरी को। जैसे कि इसका एक एग्जांपल हो सकता है, रैम ले सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें रजिस्टर की तो रजिस्टर क्या करता है कि सीपीयू अभी करंटली या वर्तमान में कौन से डेटा को काम में लेने वाला है, सिर्फ उस डेटा को स्टोर करता है, वो आपका रजिस्टर कहलाता है। अच्छा, अगर हमें सीपीयू की प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ानी है, मान लीजिए हमें 1 सेकंड के अंदर 3 से 4 एडिशन करने हैं, जोड़ करने हैं, तो हमें क्या करना होगा। पहले एक करते थे, अब 3 से 4 करने, तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर एक काम करेंगे हम कि हम रजिस्टर की संख्या बढ़ा देंगे। जैसे ही रजिस्टर की संख्या बढ़ जाएगी तो सीपीयू के पास अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी डेटा को एक्सेस करने की, कि हमारे पास 3-4 रजिस्टर है तो उसमें से डेटा एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, रजिस्टर और बात कर लेते हैं थोड़ी सी, वैसे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बस थोड़ा सा और कर लेते हैं। 16 बिट से लेकर 64 बिट तक का डेटा आपका रजिस्टर के अंदर आता है। इसके कुछ एग्जाम्पल है जो हमसे पूछे जाते हैं, जैसे एक्यूमुलेटर है, प्रोग्राम काउंटर है, एड्रेस रजिस्टर है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है। ठीक है, ये सारे रजिस्टर जो होते हैं आपके वो 8 बिट यानी 8 बिट से लेकर 16 बिट के आसपास तक होते हैं। ठीक है, 8 से 16 के बीच में रेंज होती है। अब जो आपका मेमोरी एड्रेस रजिस्टर है, इसका नाम शॉर्ट में MAR भी होता है। ठीक है, और इससे सीपीयू को ये पता लगता है कि डेटा कहाँ से प्राप्त करना है और कहाँ पर भेजना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर होगा वो मेमोरी डेटा रजिस्टर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगेन फुल फॉर्म वाला क्वेश्चन, बीसीडी की सही पूर्ण रूप निम्न में से कौन सी है या कौन सा है। तो अगर देखा जाए तो बीसीडी का सही रूप है अपना बाइनरी कोडेड डेसिमल। अब डेसिमल को हम हिंदी में कहते हैं दशमलव, तो यहाँ पर आंसर आएगा हमारे पास ऑप्शन ए। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ और इससे रिलेटेड जो फुल फॉर्म्स है वो आप देख लीजिए। बीसीडी का तो मैंने आपको बता ही दिया, बाइनरी कोडेड डेसिमल। ऐसे आता है एल्गोल का, तो एल्गोल के लिए फर्स्ट जो आपके 4 लेटर है एल्गो, तो उसमें आएगा आपका एल्गोरिथम।
और एल से बनेगा आपका लैंग्वेज। ऐसे ही आस्की, इसके ऊपर और भी क्वेश्चन आने वाले हैं आगे। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये एक 8 बाइट का नंबर होता है हमारे पास, ठीक है। अच्छा बेसिक देख लें आप, बेसिक में क्या क्या आएगा हमारे पास, बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, ये इसका फुल फॉर्म है, तो आप इनको भी ध्यान रखिएगा। अच्छा इसमें से ऐसी कौन सी है जो मुख्य भंडारण कहा जा सकता है जिस मेमोरी को, तो एक्यूमुलेटर की बात तो अभी हमने कर ली, वो तो छोटी हुई तो उसमें ज़्यादा डेटा नहीं आ सकता। टेंथ का भी कंट्रोल यूनिट है, उसमें कोई डेटा नहीं आता है। रजिस्टर यूनिट बहुत छोटी यूनिट होती है, क्यों, क्योंकि मेमोरी से छोटी है इसलिए इसमें ढूंढना आसान होता है डेटा, तो इसकी स्पीड तेज होती है। तो मुख्य भंडारण जहाँ पर ज़्यादा अमाउंट में डेटा आ सकता है वो है हमारी मेमोरी, तो यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। अच्छा उसके बाद बात करते हैं, इसे निर्माण के समय प्रोग्राम किया जाता है, ये मेमोरी है। निर्माण किसका निर्माण, भाई जब हम कंप्यूटर का निर्माण करते हैं, हमारा मदरबोर्ड बना रहे होते हैं, उस दौरान हम जो डेटा डालते हैं तो निर्माण के समय वो किस में जाएगा, तो वो वाली मेमोरी कराएगी हमारी रोम। इसके फुल फॉर्म से ही समझ में आ जाएगा आपका, रीड ओनली मेमोरी। यानी जब निर्माण हो रहा था तो उसको एक ही बार राइट किया जा सकता है, जब आपने इसमें राइट कर दिया डेटा या लिख दिया, अब उसको आप बार बार पढ़ते रहो तो वो आपका क्या कहेगा, रोम कहलाएगा, ठीक है। अच्छा सी डी रोम किसे प्रदर्शित करता है, इससे पिछले वाले वीडियो में भी सी डी रोम के बारे में आया था, वहाँ पर मैंने आपको इमेज के साथ बताया था। तो सी डी रोम की अगर फुल फॉर्म होगी तो सी से तो आएगा आपका कॉम्पैक्ट, डी से आएगा डिस्क, और रोम का मतलब हो गया रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी आंसर आपको यहाँ पर मिल गया, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। तो ऑप्शन डी, ठीक है। अच्छा वे कौन सी मेमोरी है जो प्रति सेकंड कई बार फ्रेश किया जाना चाहिए, अब इसमें देख लीजिए आप, आपके पास चार ऑप्शन दिए हुए, स्टैटिक रैम, डायनेमिक रैम, ईपी रोम और रोम। स्टैटिक रैम जो एक स्टेट में रहे, यानी बस वो स्टेबल रहेगी। डायनेमिक रैम जो बार बार चेंज हो, तो जो बार बार चेंज होगी उसको क्या करना पड़ेगा, हमको बार बार रिफ्रेश करना पड़ेगा। अच्छा यहाँ से एक चीज़ और समझ लें कि आपकी जो स्टैटिक रैम होती है वो पूछ ले जाता है कई बार किसकी बनी होती है, तो वो होती है ट्रांजिस्टर और लेच की, ठीक है। अगर और डिटेल में है तो थोड़ा सा ये कि 6 ट्रांजिस्टर की बनी हुई होती है। लेकिन अगर हम डायनेमिक रैम के बारे में बात करें तो वो ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर दोनों से मिलकर बनी हुई होती है, इसमें एक या एक से थोड़े से ज़्यादा ट्रांजिस्टर होते हैं, एक या दो करीब, ठीक है। अच्छा अगर स्पीड की तुलना कर ली जाए यहाँ पर, तो स्पीड जो होगी आपकी वो एस रैम की ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू डी रैम, और साइज़ भी आपकी जो होती है वो बेसिकली एस रैम की तो कम होती है, डी रैम की ज़्यादा होती है। कॉस्ट आपकी एस रैम की ज़्यादा होगी और डी रैम की कम होगी। अच्छा इसमें एक सबसे मेन बात है कि पावर पावर कंजम्पशन कौन ज़्यादा करता है, या पावर की खपत किस में ज़्यादा होती है, तो पावर एस रैम में कम होती है यूज़ में, क्यों, क्योंकि इसको बार बार रिफ्रेश करना नहीं पड़ता, लेकिन डायनेमिक के अंदर तो रिफ्रेश करना पड़ता है, इसलिए इसके अंदर पावर की खपत ज़्यादा होती है। अच्छा उपयोग अगर आप देख ले तो कैश मेमोरी में जो होता है वो स्टैटिक रैम यूज़ में आती है क्योंकि ये फास्ट होती है, और मेन मेमोरी में आपकी डायनेमिक रैम यूज़ में आती है, बार बार रिफ्रेश हो रही होती है। ईपी रोम आएगा आपका इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और रोम का तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, तो यहाँ पर आंसर आपका बी होना चाहिए, ठीक है। ईपी रोम की फुल फॉर्म, और ईईपी रोम इसके अलावा एक और होती है जिसको इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम बोलते हैं। अच्छा इसमें एक चीज़ और है, जो आपकी ईपी रोम होती है वो यूवी लाइट की मदद से जो होती है उसमें डेटा इरेज और राइट किया जाता है, लेकिन ईईपी रोम में इलेक्ट्रिकली सिग्नल की फॉर्म में आपका डाटा जो होता है वो रीड और राइट किया जाता है, ठीक है। ईपी रोम हमारा पुराना मेथड है, ईईपी रोम हमारा थोड़ा नया मेथड है, ठीक है। अच्छा इसमें एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, जैसे ईपी रोम के पास ईपी रोम जो है आपकी, ये वैसे ईपी और ईईपी दोनों की ही लाइफ जो होती है लिमिटेड होती है। होता यह है कि जब भी आप यूवी लाइट से ईपी रोम के अंदर डेटा को इरेज करते हैं तो उसके अंदर जो मौजूद सिलिकॉन डाइऑक्साइड की लेयर होती है वो हर बार इरेज करने पर थोड़ी सी उसके अंदर डैमेज आ जाती है, क्षति हो जाती है उसकी, ठीक है। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा आप यूँ मान लीजिए कि 1000 बार इरेज आपको करने देगी, और हो सकता है 1000 टाइम्स के अंदर करने दे, और उसके बाद फिर ये जो है ख़राब हो जाती है, ठीक है। यही हाल ईईपी रोम का है, वहाँ पर भी 100 से आप 1000 टाइम्स जो है इरेज कर सकते हैं, लिमिटेड लाइफ है दोनों की, ठीक है। हार्ड डिस्क के दोनों पक्ष किससे लेपित होते हैं, यानी अगर आप हार्ड डिस्क की बात करें तो हार्ड डिस्क के दोनों तरफ क्या क्या होता है, तो बेसिकली आयरन ऑक्साइड या चुंबकीय धातु ऑक्साइड की परत होती है दोनों तरफ, ठीक है। ऑप्टिकल धातु ऑक्साइड की तो नहीं होती किसी में भी,
मैं आपको और डिटेल में बता देता हूँ थोड़ा सा। तो आंसर तो ए है। यहाँ पर आप देख लीजिए, अगर हम बात करें सीडी की, अभी तो हमने हार्ड डिस्क की बात की है, अभी जो हम सीडी की बात कर आए कॉम्पैक्ट डिस्क की, उसमें क्या होता है, सबसे पहले स्क्रैच प्रोटेक्टिव लेयर होती है, फिर फिल्म ऑफ लिक्वर होती है, फिर उसके अंदर एक आपकी, अगर थोड़ी लोअर कैटेगरी की या कम सस्ती वो है आपकी कॉम्पैक्ट डिस्क यानी सीडी, तो एल्यूमिनियम की लेयर होगी। अदरवाइज सिल्वर और गोल्ड की कोटिंग भी बहुत सारे जो एक्सपेंसिव बनाने वाले आपके क्या कहते हैं सीडी है, तो सीडी मैन्युफैक्चरर है, वो जरूर सिल्वर और गोल्ड को काम में लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आपकी केमिकल की डाई होती है और फिर पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक होता है। ये सारी लेयर मिलाकर आपकी किसको बनाती है, एक सीडी को बनाती है। ठीक है। निम्नलिखित भंडारण युक्ति में से किसमें डेटा की सबसे बड़ी राशि स्टोर कर सकते हैं, तो आप खुद बताएं। देखें, हार्ड डिस्क में, हार्ड डिस्क में कर सकते हैं, फ्लैश डिस्क में आती है, फ्लैश डिस्क में अगर हार्ड डिस्क के कंपेरिजन में कम है, ब्लूरे डिस्क में भी कम है, डीवीडी में भी कम है। अच्छा, कितना कितना अमाउंट होता है इनके अंदर जो हम डाल सकते हैं, और थोड़ी सी मैं आपको करंट की नॉलेज भी दे देता हूँ कि इसके अंदर अभी करंट में क्या चल रहा है। तो देखें, आंसर तो ए होगा, हार्ड डिस्क। अगर हम बात करें हार्ड डिस्क की, तो अभी सबसे बड़ी हार्ड डिस्क जो हमारे पास है वो 20 TB की अल्ट्रा स्टार। ठीक है, 15 TB की भी निकाली गई थी पहले सैमसंग के अकॉर्डिंग। अगर आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो 2018 की सर्च लिस्ट में आपको सैनडिस्क की मिलेगी, लेकिन अगर आप अल्ट्रा स्टार के नाम से सर्च करेंगे तो आपको 20 TB की हार्ड डिस्क भी मिल जाएगी। अच्छा, ये तो हार्ड डिस्क के, एक और होती है आपके पास एसएसडी। एसएसडी यानी सॉलिड स्टेट ड्राइव। अगर बात करें अभी की यूज़ की, तो उसके अकॉर्डिंग सैमसंग ने 30 TB यानी 30.72 TB की हार्ड डिस्क बनाने का रिकॉर्ड कर लिया है। ठीक है, ये 100 TB तक जा सकता है, ऐसा इनका लिखना है वहाँ पर थियोरेटिकली। फ्लैश डिस्क की बात करें अपनी, तो फ्लैश डिस्क होती है अपनी जैसे कि पेन ड्राइव। तो पेन ड्राइव अभी 2018 के रिकॉर्ड अगर आप देखेंगे, सर्च करेंगे तो 2018 के रिकॉर्ड बताएगा उसमें आपको। तो 2 TB की किंगस्टन की पेन ड्राइव आया करती थी पहले, 2 TB यानी 2000 GB के आसपास। ठीक है, लेकिन अभी सैनडिस्क ने दावा किया है कि वो टाइप सी पोर्ट के साथ 4 TB की जो है आपकी पेन ड्राइव जो है प्रोवाइड करा रहा है आपको। ठीक है, इसकी कीमत भी बहुत ज़्यादा होने वाली, तकरीबन $2000 से लेकर $2500 करीब होगी। अच्छा, उसके बाद ऑप्शन थर्ड की बात कर ले हम, ब्लूरे डिस्क। ब्लूरे डिस्क अगर सिंगल साइड कोटेड है तो 25 GB का स्टोरेज रखती है, और डबल साइड कोटेड है तो 50 GB का स्टोरेज रखती है। और अगर हम बात करें डीवीडी की, तो सिंगल साइड कोटेड वाली 4.7 GB का स्टोरेज रखेगी और डबल साइड वाली 8.5 का रखेगी। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको नॉलेज मिल गई होगी इनकी स्टोरेज से भी। थोड़ा बहुत ये है कि मेमोरी यूनिट का भी आपको अंदाज़ा पता लग गया होगा, और मेमोरी कितनी स्टोर होती है मैक्सिमम वो पता लग गया आपको। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। कैशे मेमोरी किन दोनों के बीच कार्य करती है, तो कैशे मेमोरी का काम क्या होता है, फास्टली डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, यानी रैम से भी फास्ट। तो रैम से फास्ट कहाँ पहुंचाना होगा उसको, सीपीयू के पास। तो रैम और सीपीयू के बीच में आपकी जो होती है कैशे मेमोरी, वो काम करती है। कैशे मेमोरी की साइज़ बहुत कम होती है, तो वहाँ पर डेटा को ढूंढना आसान होता है। अगर हम बात करें कैशे मेमोरी की, तो कैशे मेमोरी 3 तरह की होती है हमारे पास, L1, L2, L3। जो सबसे लास्ट वाली L3, उसकी भी स्पीड रैम से 2 टाइम्स होती है। और बेसिकली देखा जाए तो सारे कोर मिलके एक कॉमन कैशे को क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज और बता देता हूँ मैं आपको, कैशे की साइज जो होती है वो 2 KB से लेके 8 MB तक होती है तकरीबन। ठीक है। और हाँ, एक चीज और, अगर हम थ्योरेटिकली देखें तो थ्योरेटिकली कैशे जो है वो आपकी अभी मैक्सिमम साइज रख सकती है 2 TB की, 2 TB की कैशे हो सकती है, ये थ्योरेटिकली बताया गया है। ठीक है। तो अगर आप सीपीयू और रैम के बीच में देखेंगे तो आपको कैशे दिखाई दे रही है। ठीक है। अच्छा, कंपाइलर क्या है, तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। अच्छा, हमारे पास 2-3 तरह की चीज़ होती है, कंपाइलर, असेंबलर और इंटरप्रेटर। कंपाइलर क्या करता है, आपका एक उच्च स्तर से मशीन स्तर की भाषा जो होती है उसको अनुवाद करता है प्रोग्राम के लिए। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन सी सही रहेगा यहाँ पर। लेकिन कंपाइलर क्या करता है, लाइन टू लाइन, एक लाइन ले ली उसको कंपाइल किया, फिर मशीन स्तर में चेंज कर देगा। अगर हम बात करें इंटरप्रेटर की, तो पूरा होल प्रोग्राम जो होता है उसको एक साथ कर देता है। असेंबलर लैंग्वेज जो होता है वो असेंबली लैंग्वेज के अंदर करता है। अब जब हम लैंग्वेज पढ़ेंगे, आप मुझे कमेंट में बताइएगा मैं डिटेल में कौन सा टॉपिक स्टार्ट करूं, तो मैं वहाँ से स्टार्ट करता हूँ, और फिर अगर जैसे ही ये वाला टॉपिक आएगा तो हम फिर लैंग्वेजेस के बारे में भी पढ़ लेंगे, जितना हमारे कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है।
ठीक है। अच्छा, एक और अनदर टॉपिक आ गया इंपॉर्टेंट, वो है जीयूआई का क्या अर्थ है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे हिसाब से गेमिंग यूज़र इंटरफेस, जनरल यूज़र इंटरफेस, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस और गाइडेंस यूज़र इंटरफेस। तो अगर मैं आपसे बात करूं तो जैसे कि बहुत सारे लोग तो जानते भी होंगे कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस इसका सही आंसर होगा, लेकिन मैं आपको कुछ और जानकारी इसके साथ देना चाहता हूं। जैसे एक तो जीयूआई होता है और एक सीयूआई होता है। तो जीयूआई की फुल फॉर्म तो होती है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। इसका एक एग्जाम्पल अगर आपसे कोई पूछ ले तो वो है विंडोज़ या लाइनक्स। अगर हम सी यू आई की बात करें तो सी यू आई का होता है कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस, जहाँ पर हम कैरेक्टर काम में लेते हैं। तो वो उसका एग्जाम्पल आपके पास डोस। अच्छा चलो मैं इसकी कोई पिक्चर दिखाता हूँ आपको, तो पिक्चर के अकॉर्डिंग आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि ये हमारे पास कमांड प्रॉम्प्ट है, आपको कुछ भी नहीं करना है, स्टार्ट बटन पे जाना है अपने कंप्यूटर के और वहाँ पर टाइप करना है CMD और उसको ओपन कर लेना है। अच्छा, यहाँ पर एक छोटी सी ट्रिक और मैं बता देता हूँ आपको। जैसे कई बार बहुत सारे बच्चे देखते हैं, तो मुझसे भी पूछा गया था कोचिंग में किसी बच्चे के थ्रू ये, कि सर ये जो हम कमांड प्रॉम्प्ट स्टार्ट करते हैं उसका कलर तो वाइट होता है, लेकिन ये बहुत सारी इमेजेस में जो होता है, बहुत सारी जगह मैंने देखा कि कलर अलग अलग हो जाता है। तो उसके लिए एक छोटा सा कोड है अलग से। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है COLOR, उसके बाद आपको लिखना है 0 और फिर आपको लिखना है A। जैसे आप A लिखोगे तो आपके जो कमांड प्रॉम्प्ट का कलर है वो वाइट से ग्रीन हो जाएगा। देखो, ये ए से लेके एफ तक काम करते हैं हर एक कलर कोड के लिए, यानी आपको कमांड तो वही रखना है, कलर ही लिखना है, जीरो लिखना है बस। उसके बाद आपको ये पीछे वाला लेटर जो है ये चेंज कर देना, ABCDEF। आप जैसे जैसे इसको चेंज करेंगे तो आपका कलर ऑटोमेटिक चेंज होता चला जाएगा। तो ये आपके लिए कैरेक्टर यूजर इंटरफेस की तरह काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, बहुत सारे कैरेक्टर लिखे और उसकी तरह काम में ले रहे हैं। तो यहाँ पर हमें थोड़ा टाइम लगता है कमांड देने में, और हमें कमांड भी याद होना चाहिए, तभी होगा, ठीक है। बात करते हैं GUI की, ये होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अब देखो, कमांड यूजर इंटरफेस में तो क्या होता है, कीबोर्ड ज़्यादा काम पाता है, मगर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में क्या होता है, माउस ज़्यादा काम में आता है। आता तो कीबोर्ड भी काम पे है, मगर माउस सब ज़्यादा काम में लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर आइकन पे क्लिक करना, डायरेक्ट माउस ले जाएंगे। ऐसा नहीं हो कि कमांड दे रहे हैं, कमांड देकर फिर हम खोल रहे हैं, ऐसा तो नहीं है, ठीक है। अच्छा, निम्न में से कौन सी इकाई वर्ड प्रोसेसिंग से संबंधित नहीं है। कैरेक्टर, हम डालते हैं कैरेक्टर ABCD वगैरह, ये 1 2 3 4 ये सब हम डालते हैं, उसके अंदर लिखते हैं, टाइप करते हैं, तो वो तो है। शब्द यानी कैरेक्टर से मिलकर जो बनेगा वो भी है। सेल्स, इसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा, ये नहीं है क्योंकि ये एक्सेल के अंदर आता है। जहाँ हमारी रो और कॉलम इंटरसेक्ट करती है वहाँ पर सेल बनता है। और डी है पैराग्राफ। तो जब बहुत सारे शब्द मिलकर एक लाइन के अंदर आपने बहुत सारी लाइन बना दी तो पहला जो बनेगा वो पैराग्राफ बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर सी होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। फोटोन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। फोटोन से क्या प्रदर्शित होता है, तो फोटोन आपके लिए बेसिकली क्या इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो उसका आंसर होगा फॉर्मूला ट्रांसलेशन, ऑप्शन सी, ठीक है। कौन सी भाषा अनुवाद के बिना सीधा कंप्यूटर की समझ में आ जाती है। देखो, सबसे आसान लैंग्वेज होती है मशीन लैंग्वेज, जिसको 0 और 1 की फॉर्म में लिखा जाता है, जो कि हाई वोल्टेज लो वोल्टेज की फॉर्म में होती है। अगर 0 है तो लो वोल्टेज और 1 है तो हाई वोल्टेज, जिसको कंप्यूटर समझता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन जो है आपका मशीन भाषा, वो समझता है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। मूल आस्की कोड में अंतिम एक बाइट को त्रुटि जांच के लिए आरक्षित रखते हुए कितनी बाइट्स प्रयोग की जाती है। अब ये मैं पहले जब भी BCD वाला क्वेश्चन आया था तब मैंने इसकी फुल फॉर्म बताई थी। अगर आपने पढ़ा हो अच्छे से तो एक बार दोहरा लें, इससे क्या होगा कि आपको याद रहेगा। अच्छा, मैंने वहाँ पर आपको बोला भी है कि आस्की कोड जो होता है 8 बाइट का कोड होता है। अच्छा, उसमें से एक बाइट अगर उन्होंने काम में ले ली एरर के लिए तो कितनी बाइट बची, 7 ही तो बची। तो आंसर क्या जाएगा, सी। MS ऑफिस का वेद संस्करण निम्न में से कौन सा नहीं है, यानी आपको देखना है कि नहीं वाला बताना है, जो है वो नहीं बताना। तो ऑफिस XP ये है बेसिकली 2000 के बाद आया है। फिर आपका ऑफिस 2010, ये भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर इसलिए क्योंकि ये 2007 के बाद आया है, और 2007 बहुत लंबे टाइम तक चलता है। आज भी लोग बाग यूज़ में लेते हैं, मैं भी कभी कभार यूज़ में लेता हूँ, ठीक है। ऑफिस मैनेजर ऐसा कोई संस्करण उसका नहीं आया, और उक्त में से कोई नहीं, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। जब हमारा आंसर सी मिल गया तो डी तो हम नहीं चूज कर सकते, तो आंसर हमारा क्या आएगा, सी। ये हमारे पास कुछ ऑफिस वर्जन है उसके, MS ऑफिस के, आप देख लें यहाँ पर 95 97 2000 XP है। ऑफिस XP हमको मिल गया, 2003 भी है, 2007 भी है, 10 भी हमको मिल गया, लेकिन कहीं भी ऑफिस मैनेजर नहीं है, ठीक है। निम्न में से कौन सा फंक्शन ऐसे दूसरे शब्दों की सूची प्रदान करता है जो वास्तव में या लगभग एक ही अर्थ के होते हैं। इसको बोलते हैं हम समानार्थी शब्द, या फिर इंग्लिश में बोले तो सिनोनिम्स, ठीक है। उसके लिए वर्ड के अंदर आपके पास एक टर्म होती है, इसको बोलते हैं हम लोग थिसेरस। तो वो देख लेते हैं हम।
हमें क्या करना है कि ऊपर टैब के अंदर हमें देखना है, बहुत सारे वीडियो पे ऑप्शन होंगे, वहाँ पर हमें रिव्यू में जाना है, रिव्यू वीडियो। फिर उसके बाद हम देखेंगे एक रिबन के अंदर एक ब्लॉक बना हुआ होगा जिसके नीचे लिखा हुआ होगा प्रूफिंग। प्रूफिंग प्रूफिंग के अंदर ही आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा थिसेरस। मान लीजिए आपने कोई भी वर्ड सेलेक्ट किया तो उससे रिलेटेड वर्ड जो होंगे वो आपके थिसेरस से राइट में आने लग जाएंगे, आपको दिखने लग जाएगा कि इससे रिलेटेड वर्ड कौन कौन से हैं। अच्छा, एक डिजिटल हस्ताक्षर है, एक बिट श्रृंखला जो कि संपर्की का नाम है, एक प्रेक्षक का एक विशिष्ट पहचान, एक प्रमाणीकृत इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो कि केवल एक प्रेक्षक जानता है, एक प्रेक्षक का एक मुद्रित हस्ताक्षर। अच्छा, इसको भी हम इंटरनेट पढ़ेंगे, जब डिटेल में पढ़ेंगे। बेसिकली इसका आंसर सी है। हम हमारे इंटरनेट एक्सप्लोरर जो होता है उसके साथ इसको ऐड करते हैं, और आजकल तो बेसिकली आपके जो हस्ताक्षर होते हैं वो ईमेल के साथ भी जुड़ते हैं। आपको कुछ नहीं करना वहाँ पर, आपका जैसे कि आजकल तो बहुत सारी ऑनलाइन आपकी सर्विसेज भी है जो प्रोवाइड कराते हैं, वो कुछ पैसे लेते हैं और आपका ईमेल सिग्नेचर बना के देते हैं। ठीक है, आप खुद भी बना सकते हैं इसके ऊपर भी। अगर आपको कोई वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता देना, मैं आपको बना कर बता दूंगा, ठीक है, कि कैसे बनाते हैं। ये बिल्कुल प्रोफेशनल लगता है, ज़्यादातर कंपनीज वगैरह यूज़ में लेती है, और कोई जो प्रोफेशनल होते हैं आपके प्रोग्रामर वगैरह वो यूज़ में लेते हैं, तो आप मुझे बता देना, मैं बनाकर बता दूंगा आपको। लेकिन ये बिल्कुल अलग है, अलग ही प्लेलिस्ट में आएगा, अलग कोर्स है, ठीक है। सेल में डाले गए कमेंट्स को क्या कहा जाता है? अब बेसिकली स्मार्ट टिप कहते हैं, सेल टिप कहते हैं, वेब टिप कहते हैं, सॉफ्ट टिप कहते हैं। तो यहाँ पर आंसर आएगा आपका सेल टिप। सिंपल सा दिख रहा है सेल, तो फिर आंसर भी क्या आएगा? सेल टिप। यानी हम वहाँ पर टिप दे रहे कि सेल के अंदर ऐसा क्या है, स्पेशली ये जो डेटा है उसके साथ और क्या टेस्ट हो सकता है, या उसको समझने के लिए क्या काम में लिया जाता है। इसका एक स्क्रीनशॉट है तो आप देखें, और यहाँ पर जो लिख रहा है अगर आपसे हो सके तो कर दे प्लीज़। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अच्छा, एक और साथ में बता देता हूँ, अगर आपको डायरेक्ट सेल टिप देना है, आप किसी सेल के ऊपर है, आपको उसके ऊपर सेल टिप देना है, तो आप क्या करें, एक शॉर्ट की दबाएं, Shift+F2, और मैसेज का ध्यान रखें, ठीक है, जो मैसेज आपको यहाँ दिया गया है। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करें, और मुझे कमेंट करके बताएं कि मुझे कौन सा टॉपिक शुरू करना है, तो अपन वहीं से शुरू करते हैं और डिटेल में पढ़ेंगे। अदरवाइज अपन फिर यही जो क्वेश्चन की सीरीज है उसको आगे बढ़ाएंगे। तो थैंक यू।